चैप्टर 16 अपने नए घर में मेरीम के लिए दिन जल्दी बीत गए। पहले तो वह जंगल में अपने खुराक की तलाश में जाने के लिए बेचैन थी। जब उसने अपने उपकारकर्ता को बुलाने पर जोर दिया तो बवाना ने उसे तुरंत प्रयास करने से रोक दिया और एक मुखिया को अश्वेतों के एक दल के साथ कोवुडू के गांव में भेज दिया ताकि वह उस बूढ़े जंगली से यह पता लगा सके कि उसने गोरी लड़की को कैसे अपने कब्जे में लिया और उसके पूर्वजों के बारे में जितना संभव हो सके काले सरदार से पता लगा सके। बवाना ने अपने मुखिया को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो कोवुडू से उस अजीब व्यक्ति के बारे में पूछताछ करे जिसे लड़की खुराक कहती थी, और अगर उसे ऐसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए थोड़ा सा भी सबूत मिले तो वह वानर मानव की तलाश करे। बवाना को पूरा यकीन था कि खुराक लड़की की विकृत कल्पना का प्राणी था। उनका मानना था कि अश्वेतों के बीच कैद के दौरान उसने जो भय और कष्ट झेले थे तथा 2 स्वीडिश लोगों के साथ उसके भयावह अनुभव ने उसके मन को असंतुलित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और वह उससे बेहतर परिचित होता गया तथा अपने अफ्रीकी घर की सामान्य शांति की परिस्थितियों में उसे देखने में सक्षम होता गया, तो उसे यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसकी विचित्र कहानी ने उसे बहुत हैरान कर दिया था, क्योंकि ऐसा कोई अन्य प्रमाण नहीं था कि मेरीम अपनी सामान्य क्षमताओं के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थी। गोरे आदमी की पत्नी, जिसे मेरीम ने बवाना से पहली बार इस तरह संबोधित होते हुए सुनने के बाद मेरी प्यारी नाम दिया था, ने न केवल उस छोटी सी जंगल की लड़की में उसकी असहाय और मित्रहीन स्थिति के कारण गहरी दिलचस्पी ली, बल्कि उसके खुशमिजाज स्वभाव और स्वभाव के स्वाभाविक आकर्षण के कारण उससे प्यार भी करने लगी। और मेरीम भी उस सौम्य सुसंस्कृत महिला की छोटी छोटी खूबियों से प्रभावित हुई। उसने भी दूसरे के सम्मान और स्नेह का जवाब दिया। और इस तरह दिन बीतते चले गए, जबकि मेरीम कोवुडू देश से मुखिया और उसके दल के लौटने का इंतजार कर रही थी। वे छोटे दिन थे, क्योंकि उनमें अकेली महिला द्वारा अशिक्षित बच्चे को कपटपूर्ण शिक्षा देने के कई घंटे भरे हुए थे। उसने लड़की को अंग्रेजी सिखाने का काम शुरू कर दिया, बिना उसे काम के तौर पर मजबूर किए। उसने सिलाई और व्यवहार के पाठों के साथ निर्देश दिए, और एक बार भी उसने मेरीम को यह अनुमान नहीं लगाने दिया कि यह सब खेल नहीं था, और न ही यह मुश्किल था, क्योंकि लड़की सीखने के लिए उत्सुक थी। फिर एक तेंदुए की खाल की जगह लेने के लिए सुंदर कपड़े बनाने थे, और इसमें उसने पाया कि लड़की अपनी परिचित किसी भी सभ्य लड़की की तरह ही उत्तरदायी और उत्साही थी। मुखिया के लौटने में 1 महीना बीत गया, एक ऐसा महीना जिसने जंगली अर्धनग्न छोटी तरमांगनी को कम से कम बाहरी सभ्यता की एक सुंदर पोशाक वाली लड़की में बदल दिया था। मेरीम ने अंग्रेजी भाषा की पेचीदगियों के साथ तेजी से प्रगति की थी, क्योंकि बवाना और माय डियर ने उस समय से लगातार अरबी बोलने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने फैसला किया था कि मेरीम को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, जो उनके घर में उसके आने के 1 या 2 दिन बाद हुआ था। मुखिया की रिपोर्ट ने मेरीम को निराशा के दौर में डुबो दिया, क्योंकि उसने कोवुडू गांव को वीरान पाया था और वह चाहे जितना भी खोजे, उसे आसपास कहीं भी एक भी स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला। कुछ समय तक उसने गांव के पास डेरा डाला था, और दिन भर उसने मेरीम के खुराक के निशानों की तलाश में व्यवस्थित तरीके से खोज की थी, लेकिन इस खोज में भी वह असफल रहा। उसने न तो बंदर देखे थे और न ही बंदर आदमी। मेरीम ने पहले तो खुराक की तलाश में खुद जाने पर जोर दिया, लेकिन बवाना ने उसे इंतजार करने के लिए मना लिया। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह खुद जाएगा जैसे ही उसे समय मिलेगा, और आखिरकार मेरीम ने उसकी इच्छा का पालन करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन कई महीने बीत गए जब उसने अपने खुराक के लिए लगभग हर घंटे शोक मनाना बंद कर दिया। मेरी प्रियतमा दुखी लड़की के साथ दुखी थी और उसे सांत्वना देने और खुश करने की पूरी कोशिश की। उसने उससे कहा कि अगर खुराक जीवित रहा तो वह उसे ढूंढ लेगा, लेकिन हर समय वह मानती थी कि खुराक कभी भी बच्चे के सपनों से परे नहीं था। उसने मेरीम का ध्यान उसके दुख से हटाने के लिए मनोरंजन की योजना बनाई, और उसने बच्चे को सभ्य जीवन और रीति रिवाजों की वांछनीयता को प्रभावित करने के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया अभियान शुरू किया। यह मुश्किल नहीं था, जैसा कि उसे जल्द ही पता चल गया, क्योंकि यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि लड़की की असभ्य बर्बरता के नीचे जन्मजात परिष्कार की आधारशिला थी, स्वाद और पसंद की एक सूक्ष्मता जो उसके प्रशिक्षक के बराबर थी।
मेरी प्यारी बहुत खुश थी। वह अकेली और निसंतान थी, इसलिए उसने इस छोटे से अजनबी पर माँ का सारा प्यार लुटाया जो उसे अपनी माँ के लिए मिलता अगर उसकी कोई संतान होती। नतीजा ये हुआ कि पहले साल के अंत तक कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि मेरीम कभी संस्कृति और विलासिता की गोद से बाहर अस्तित्व में थी। वह अब 16 साल की हो चुकी थी, हालांकि वह आसानी से 19 साल की लग सकती थी, और वह दिखने में बहुत अच्छी थी। उसके काले बाल और उसकी सांवली त्वचा और स्वास्थ्य और मासूमियत की सारी ताजगी और शुद्धता। फिर भी वह अभी भी अपने मन में दुख छिपाए हुए थी, हालांकि उसने अब मेरे प्रिय से इस बारे में बात नहीं की। शायद ही कोई ऐसा घंटा बीता हो जिसमें कोराक की याद न आई हो और उसे फिर से देखने की तीव्र इच्छा न हुई हो। मेरीम अब धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलती थी और उसे पढ़ती और लिखती भी थी। एक दिन मेरी प्रिय ने उससे मजाक में फ्रेंच में बात की और उसे आश्चर्य हुआ कि मेरीम ने उसी भाषा में उत्तर दिया, धीरे धीरे, ये सच है, और रुक रुक कर, लेकिन फिर भी बेहतरीन फ्रेंच में, जैसे कि एक छोटा बच्चा बोल सकता है। उसके बाद वे हर दिन थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलते थे और मेरी प्रिय अक्सर इस बात पर आश्चर्यचकित होती थी कि लड़की ने इस भाषा को इतनी आसानी से सीखा है जो कभी कभी लगभग अलौकिक होती थी। पहले तो मेरीम ने अपनी संकीर्ण धनुषाकार छोटी भौहों को सिकुड़ा जैसे कि किसी ऐसी चीज को याद करने की कोशिश कर रही हो जो नए शब्दों से पता चलती है, और फिर अपने और अपने शिक्षक के आश्चर्य के लिए उसने पाठों में दिए गए शब्दों के अलावा अन्य फ्रेंच शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका सही ढंग से और ऐसे उच्चारण के साथ जिसे अंग्रेज महिला जानती थी कि वह उसके उच्चारण से अधिक सही है। लेकिन मेरीम न तो पढ़ सकती थी और न ही लिख सकती थी जो वह इतनी अच्छी तरह बोलती थी, और मेरी प्रिय ने बातचीत करने वाली फ्रेंच के अलावा सही अंग्रेजी के ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण माना, इसलिए उसने बाद के दिन के लिए टाल दिया। तुमने अपने पिता के कार्यालय में कभी कभी निस्संदेह फ्रेंच भाषा बोलते हुए सुना होगा, मेरी प्रियतमा ने सबसे उचित स्पष्टीकरण देते हुए सुझाव दिया। मेरीम ने अपना सिर हिलाया। हो सकता है, उसने कहा, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने अपने पिता की कंपनी में कभी किसी फ्रांसीसी को देखा हो। वह उनसे नफरत करता था और उनसे कोई लेना देना नहीं रखता था, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इनमें से कोई भी शब्द पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी मुझे ये सभी शब्द परिचित लगते हैं। मैं इसे समझ नहीं सकती। मैं भी नहीं कर सकता, मेरे प्रिय ने सहमति जताई। इसी समय एक धावक एक पत्र लेकर आया, जिसके बारे में जब उसने पढ़ा तो मेरीम बहुत उत्साहित हो गई। आगंतुक आ रहे थे। कई अंग्रेज महिलाओं और सज्जनों ने माय डियर के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था कि वे उनके साथ एक महीना शिकार और खोजबीन में बिताएंगे। मेरीम को पूरी उम्मीद थी। ये अजनबी कैसे होंगे? क्या वे उसके साथ बवाना और माय डियर की तरह अच्छे होंगे, या वे उन अन्य श्वेत लोगों की तरह होंगे जिन्हें वह जानती थी, क्रूर और निर्दयी? माय डियर ने उसे आश्वस्त किया कि वे सभी सज्जन लोग हैं और वह उन्हें दयालु, विचारशील और सम्माननीय पाएगी। मेरी प्रियतमा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अजनबियों के आगमन की आशंका में मेरीम के मन में जंगली प्राणी जैसी शर्म नहीं थी। जब उसे भरोसा हो गया कि वे उसे नहीं काटेंगे, तो वह उत्सुकता से उनके आने का इंतजार करने लगी और एक निश्चित सुखद प्रत्याशा के साथ। वास्तव में वह किसी भी सुंदर युवा लड़की से अलग नहीं दिख रही थी, जिसे आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल गया हो। कोराक की छवि अब भी अक्सर उसके विचारों में थी, लेकिन अब ये शोक की कम स्पष्ट भावना को जगाती थी। जब भी मेरीम उसके बारे में सोचती तो एक शांत उदासी छा जाती थी, लेकिन जब वह छोटी थी तब उसके खोने का तीखा दुख अब उसे हताशा की ओर नहीं ले जाता था। फिर भी वह अभी भी उसके प्रति वफादार थी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि किसी दिन वह उसे ढूंढ लेगा, और नहीं उसे एक पल के लिए भी संदेह था कि अगर वह अभी भी जीवित है तो वह उसे ढूंढ रहा होगा। यह आखिरी सुझाव था जिसने उसे सबसे अधिक परेशान किया। कोराक मर सकता है। यह शायद ही संभव लगता था कि जंगल के जीवन की आपात स्थितियों का सामना करने के लिए इतने सुसज्जित व्यक्ति की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो जाए। फिर भी जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तो वह सशस्त्र योद्धाओं की भीड़ से घिरा हुआ था, और अगर वह फिर से गांव लौटता, जैसा कि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे लौटना ही होगा, तो वह मारा जा सकता था। यहाँ तक कि उसका कोराक भी अकेले पूरे कबीले को नहीं मार सकता था।
आखिरकार आगंतुक आ गए। वहां 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, 2 वृद्ध पुरुषों की पत्नियां। दल का सबसे युवा सदस्य माननीय मोरिसन बेन्स था, जो काफी धनी युवक था, जिसने यूरोप की राजधानियों द्वारा पेश किए गए आनंद की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था और रोमांच के लिए दूसरे महाद्वीप की ओर रुख करने के इस अवसर का खुशी खुशी लाभ उठाया था। वो गैर यूरोपीय सभी चीज़ों को कमोबेश असंभव मानता था, फिर भी वह अपरिचित जगहों की नवीनता का आनंद लेने और वहाँ के मूल निवासियों का भरपूर आनंद लेने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था, चाहे वे उसे घर पर कितने भी अजीब क्यों न लगते हों। व्यवहार में वह सभी के प्रति विनम्र था, यदि संभव हो तो उन लोगों के प्रति थोड़ा ज्यादा सख्त था जिन्हें वह कमजोर समझता था, उन कुछ लोगों के प्रति नहीं जिन्हें वह मानसिक रूप से समानता का दर्जा देता था। प्रकृति ने उन्हें एक शानदार शारीरिक बनावट और एक सुंदर चेहरे के साथ साथ पर्याप्त विवेक भी दिया था, जिससे वे ये समझ सके कि भले ही वे आम जनता पर अपनी श्रेष्ठता के चिंतन का आनंद लें, लेकिन आम जनता के उसी कारण से समान रूप से मोहित होने की संभावना बहुत कम थी। और इसलिए उन्होंने आसानी से एक सबसे लोकतांत्रिक और पसंद करने वाले व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा बनाए रखी, और वास्तव में वे पसंद करने वाले व्यक्ति थे। कभी कभी उनके अहंकार की थोड़ी सी झलक दिखाई देती थी, जो कभी उनके सहयोगियों के लिए बोझ बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और ये, संक्षेप में, शानदार यूरोपीय सभ्यता के माननीय मोरिसन बेन्स थे। मध्य अफ्रीका के माननीय मोरिसन बेन्स क्या होंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। मीरीम, शुरू में अजनबियों की मौजूदगी में शर्मीली और संकोची थी। उसके उपकारकर्ताओं ने उसके अजीब अतीत के बारे में बताना उचित नहीं समझा था, और इसलिए वह उनकी वार्ड के रूप में चली गई, जिसके पिछले इतिहास का उल्लेख न होने के कारण पूछताछ नहीं की जानी थी। मेहमानों ने उसे मधुर और विनम्र, हंसमुख, जीवंत और विचित्र और दिलचस्प जंगल की कहानियों का कभी खत्म न होने वाला भंडार पाया। उसने बवाना और माई डियर के साथ अपने साल के दौरान बहुत सारी सवारी की थी। वो नदी के किनारे छिपे हुए नरकिटों के हर पसंदीदा झुंड को जानती थी जो भैंसों को सबसे ज्यादा पसंद था। वो 1 दर्जन जगहों को जानती थी जहां शेर रहते थे, और नदी से 25 मील दूर सूखे इलाके में हर पीने का स्थान। वो लगभग अलौकिक सटीकता के साथ सबसे बड़े या सबसे छोटे जानवर को उसके छिपने की जगह तक ट्रैक कर सकती थी। लेकिन जिस चीज़ ने उन सभी को हैरान कर दिया, वह थी मांसाहारी जानवरों की मौजूदगी के बारे में उसकी तुरंत जागरूकता, जिन्हें दूसरे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के बावजूद न तो देख सकते थे और न ही सुन सकते थे। माननीय मोरिसन बेन्स ने मीरीम को सबसे सुंदर और आकर्षक साथी पाया। वह शुरू से ही उससे खुश था। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसने अपने लंदन के दोस्तों की अफ्रीकी संपत्ति पर इस तरह की संगति पाने के बारे में नहीं सोचा था। वे बहुत साथ रहते थे क्योंकि वे छोटी सी कंपनी में एकमात्र अविवाहित जोड़ा थे। मीरीम बेन्स जैसे लोगों की संगति से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, इसलिए उससे मोहित हो गई। महान, उल्लासमय शहरों की उसकी कहानियां, जिनसे वह परिचित था, उसे प्रशंसा और आश्चर्य से भर देती थीं। अगर माननीय मोरिसन हमेशा इन कहानियों में चमकते थे, तो मीरीम को ये तथ्य उनकी कहानी के दृश्य पर उनकी उपस्थिति का सबसे स्वाभाविक परिणाम लगा। मोरिसन चाहे कहीं भी हो, वो एक नायक होना चाहिए, लड़की ने ऐसा सोचा। युवा अंग्रेज की वास्तविक उपस्थिति और संगति के साथ कोराक की छवि कम वास्तविक हो गई। जहां पहले वो उसके लिए एक वास्तविकता थी, अब उसे एहसास हुआ कि कोराक सिर्फ एक स्मृति थी। वो उस स्मृति के प्रति अभी भी वफादार थी, लेकिन एक आकर्षक वास्तविकता की उपस्थिति में स्मृति का क्या महत्व है। मेहमानों के आने के बाद से मीरीम कभी भी शिकार पर पुरुषों के साथ नहीं गई थी। उसे शिकार के खेल में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे शिकार करना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ शिकार के लिए शिकार करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह थोड़ी जंगली थी, और अब भी कुछ हद तक जंगली थी। जब बवाना मांस के लिए शिकार करने जाता था, तो वह हमेशा उसकी उत्साही साथी होती थी, लेकिन लंदन के मेहमानों के आने के बाद शिकार सिर्फ शिकार तक सीमित हो गया था। मेज़बान ने हत्या की इजाज़त नहीं दी, फिर भी शिकार का उद्देश्य सिर और खाल के लिए था, भोजन के लिए नहीं।
इसलिए मेरीम पीछे रह गई और अपने दिन या तो मेरे प्यारे के साथ छायादार बरामदे में बिताती या अपने पसंदीदा टट्टू पर सवार होकर मैदानों या जंगल के किनारे जाती। यहाँ वो उसे बिना बांधे छोड़ देती और पेड़ों पर जाकर अपने बचपन के जंगली आज़ाद अस्तित्व में लौटने के पल भर के शुद्ध सुख का आनंद लेती। फिर कोराक के दर्शन फिर से होते और पेड़ों पर उछलने कूदने और झूलने से थककर वह आराम से एक शाखा पर लेट जाती और सपने देखने लगती। और कुछ ही देर में, आज की तरह, उसने पाया कि कोराक की आकृतियां धीरे धीरे विलीन हो रही थीं और दूसरे में विलीन हो रही थीं, और एक सांवली अर्धनग्न तर्मांगनी की आकृति एक खाकी वस्त्र पहने अंग्रेज में बदल गई थी जो एक शिकार करने वाले घोड़े पर सवार था। और जब वह सपना देख रही थी तो उसके कानों में दूर से एक बकरी के डरे हुए रोने की धीमी आवाज आई। मेरीन तुरंत सतर्क हो गई। आप या मैं, अगर हम इतनी दूर से भी उस करुण विलाप को सुन पाते तो भी उसका अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन मेरीन के लिए इसका मतलब एक तरह का आतंक था जो जुगाली करने वाले जानवरों को तब होता है जब कोई मांसाहारी जानवर पास में होता है और बचना नामुमकिन होता है। कोराक के लिए नूमा को जब भी संभव हो उसके शिकार को लूटना एक आनंद और खेल दोनों था, और मेरीम भी अक्सर जानवरों के राजा के जबड़े से कुछ स्वादिष्ट निवाला छीनने के रोमांच में आनंदित होती थी। अब बकरी के बच्चे की मिमियाहट की आवाज़ पर सभी अच्छी तरह से याद किए गए रोमांच फिर से याद आ गए। तुरंत वह फिर से मौत के साथ लुका छिपी का खेल खेलने के लिए उत्साहित हो गई। उसने जल्दी से अपनी सवारी की स्कट को ढीला किया और उसे एक तरफ फेंक दिया। ये पेड़ों में सफल यात्रा के लिए एक बड़ी बाधा थी। उसके जूते और मोजे स्कट के पीछे चले गए, क्योंकि मानव पैर का नंगा तलवा सूखी या गीली छाल पर भी नहीं फिसलता जैसा कि जूते का कठोर चमड़ा करता है। वह अपनी सवारी की पतलून भी उतार देना चाहती थी, लेकिन माय डियर की मात्रवत नसीहतों ने मेरीम को आश्वस्त कर दिया था कि दुनिया भर में नंगी घूमना अच्छा नहीं है। उसकी कमर पर एक शिकार का चाकू लटका हुआ था। उसकी राइफल अभी भी उसके टट्टू के कंधों के पास बूट में थी। वह अपनी रिवॉल्वर नहीं लाई थी। जब मेरीन तेजी से उस दिशा में जाने लगी, तब भी बच्चा बकबक कर रहा था। उसे पता था कि वह सीधे एक खास पानी के गड्ढे की ओर जा रहा था, जो कभी शेरों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। हाल ही में इस पीने के स्थान के आसपास मांसाहारी जानवरों का कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन मेरीन को यकीन था कि बच्चे का बकबक शेर या तेंदुए की मौजूदगी के कारण हो रहा था। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि वह तेजी से भयभीत जानवर के पास पहुंच रही थी। वह आगे बढ़ती हुई आश्चर्यचकित थी कि आवाज़ें उसी बिंदु से आ रही थीं। बच्चा भाग क्यों नहीं गया? और फिर वह छोटे जानवर के सामने आई और उसे पता चल गया। बच्चा पानी के गड्ढे के पास एक खूंटे से बंधा हुआ था। मेरीम पास के एक पेड़ की शाखाओं में रुकी और आसपास के खुले मैदान को तेजी से पैनी नजरों से देखा। शिकारी कहाँ था? बवाना और उसके लोग इस तरह शिकार नहीं करते थे। कौन इस बेचारे छोटे जानवर को नूमा को लुभाने के लिए बांध सकता था? बवाना ने अपने देश में कभी इस तरह के कामों को बर्दाश्त नहीं किया, और उसकी बात उन लोगों के बीच कानून थी जो उसकी संपत्ति के कई मील के दायरे में शिकार करते थे। मेरीन ने सोचा, बेशक कुछ भटकते हुए जंगली लोग थे, लेकिन वे कहाँ थे? उसकी गहरी आंखें भी उन्हें नहीं देख पाईं। और नूमा कहाँ था? वो इस स्वादिष्ट और असहाय निवाले पर इतनी देर पहले क्यों झपट पड़ा था? वह पास ही था। ये बात बकरी के बच्चे की करुण चीख से प्रमाणित होती थी। अब उसने उसे देखा। वो उसके दाहिनी ओर कुछ गज की दूरी पर झाड़ियों के एक झुरमुट में लेटा हुआ था। बकरी उससे दूर हवा में थी और उसकी डरावनी गंध का पूरा लाभ उठा रही थी, जो मेरीन तक नहीं पहुंची। पेड़ जिस जगह पर थे, उस जगह के दूसरी तरफ चक्कर लगाना और बच्चे के करीब पहुंचना, छोटे जानवर की तरफ तेजी से छलांग लगाना और उसे बांधने वाली रस्सी को काटना बस एक पल का काम होगा। उस पल में नूमा हमला कर सकता था, और फिर पेड़ों की सुरक्षा को फिर से हासिल करने के लिए बहुत कम समय होगा, फिर भी ये किया जा सकता था। मेरीन पहले भी कई बार इतने करीब से बच निकली थी। जिस संदेह ने उसे क्षण भर के लिए रोक दिया, वह नूमा के डर से ज्यादा अदृश्य शिकारियों के डर से था।
अगर वे अजनबी अश्वेत होते तो नुमा के लिए तैयार भाले उन पर भी आसानी से छोड़े जा सकते थे, जो भी उनका चारा छोड़ने की हिम्मत करता, साथ ही उस शिकार पर भी जिसे वे इस तरह फंसाना चाहते थे। फिर से बच्चा आज़ाद होने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर से उसकी करुण चीख ने लड़की के कोमल दिल को छू लिया। विवेक को एक तरफ फेंकते हुए उसने समाशोधन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। केवल नुमा से उसने अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश की। आखिरकार वह सामने के पेड़ों के पास पहुंच गई। एक पल के लिए वह रुकी और विशाल शेर की ओर देखने लगी, और उसी पल उसने देखा कि विशाल जानवर धीरे धीरे अपनी पूरी ऊंचाई पर उठ रहा है। एक धीमी दहाड़ ने संकेत दिया कि वह तैयार था। मेरीम ने अपना चाकू ढीला किया और जमीन पर कूद पड़ी। एक तेज दौड़ उसे बकरी के बच्चे के पास ले गई। नुमा ने उसे देखा। उसने अपनी दुम को अपने भूरे बालों से टकराया। वह बुरी तरह से दहाड़ा, लेकिन एक पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा, निस्संदेह। जंगल से अप्रत्याशित रूप से उभरे अजीब भूत से आश्चर्यचकित होकर निष्क्रिय हो गया। मेरीम पर भी अन्य लोगों की नजरें थीं, ऐसी आंखें जो मांसाहारी जानवर की पीली हरी आंखों से कम आश्चर्य नहीं दिखाती थीं। एक सफेद आदमी जो कांटों की झाड़ी में छिपा हुआ था, आधा उठ गया जब छोटी लड़की ने खुले मैदान में छलांग लगाए और बकरी की ओर दौड़ी। उसने देखा कि नुमा हिचकिचा रहा था। उसने अपनी राइफल उठाए और जानवर की छाती को ढक दिया। लड़की बकरी के पास पहुंची। उसका चाकू चमका और छोटा कैदी आजाद हो गया। एक विदाई की आवाज के साथ वह जंगल में भाग गया। फिर लड़की उस पेड़ की सुरक्षा की ओर मुड़ी, जहां से वह अचानक और अप्रत्याशित रूप से शेर, बकरी और आदमी के आश्चर्यचकित दृश्य में गिर गई थी। जैसे ही वह मुड़ी, लड़की का चेहरा शिकारी की ओर मुड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसके चेहरे के भाव देखे। वह आश्चर्य से थोड़ा सा चौंका, लेकिन अब शेर ने उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया था। हैरान, क्रोधित जानवर हमला कर रहा था। उसकी छाती अभी भी स्थिर राइफल से ढकी हुई थी। वह आदमी तुरंत गोली चलाकर हमले को रोक सकता था, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि उसने लड़की का चेहरा देखा था, वह हिचकिचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बचाने की परवाह नहीं थी? या क्या वह, यदि संभव हो, उससे अदृश्य रहना पसंद करता था? ये बाद वाला कारण रहा होगा जिसने स्थिर हाथ की ट्रिगर उंगली को थोड़ा दबाव डालने से रोक दिया, जो विशाल जानवर को कम से कम एक अस्थायी विराम के लिए ला सकता था। आदमी चील की तरह लड़की की जिंदगी की दौड़ को देख रहा था। 1 या 2 सेकंड ने उस समय को मापा जो उस रोमांचक घटना में उस पल से लगा जब शेर ने उस पर हमला किया। एक बार भी राइफल की नजरें भूरे नर शेर के चौड़े सीने को कवर करने में विफल नहीं हुई, जबकि शेर का रास्ता उसे आदमी के बाईं ओर ले गया। एक बार, बिल्कुल आखिरी पल में, जब भागना असंभव लग रहा था, शिकारी की उंगली ट्रिगर पर बहुत कम कसी, लेकिन लगभग संयोग से लड़की ने एक लटकती हुई शाखा पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। शेर भी कूदा, लेकिन फुर्तीला मैरियम 1 सेकंड या 1 इंच भी समय गंवाए बिना उसकी पहुंच से परे झूल गया। आदमी ने राहत की सांस ली और अपनी राइफल नीचे कर ली। उसने देखा कि लड़की ने अपने नीचे बैठे गुस्से में दहाड़ते हुए नरभक्षी पर मुंह बनाया और फिर हंसते हुए जंगल में भाग गई। 1 घंटे तक शेर पानी के गड्ढे के पास ही रहा। शिकारी अपने शिकार को 100 बार पकड़ सकता था। वह ऐसा करने में क्यों विफल रहा? क्या उसे डर था कि गोली लगने से लड़की आकर्षित हो जाएगी और वह वापस आ जाएगी? अंत में नुमा, अभी भी गुस्से में दहाड़ते हुए, राजसी ढंग से जंगल में चला गया। शिकारी अपने बोमा से रेंगता हुआ निकला और आधे घंटे बाद जंगल में छिपे एक छोटे से शिविर में प्रवेश कर गया। मुट्ठी भर काले अनुयायियों ने उदासीनता के साथ उसकी वापसी का स्वागत किया। जब वह अपने तंबू में दाखिल हुआ तो वह एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी था, एक विशाल, पीली दाढ़ी वाला दानव। आधे घंटे बाद वह चिकनी दाढ़ी के साथ बाहर निकला। उसके अश्वेतों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। एक ने उत्तर दिया, जिस लकड़बग्घे ने तुम्हें जन्म दिया है, वह तुम्हें नहीं जानता होगा, बवाना। उस आदमी ने अश्वेत के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन इस तरह के वार से बचने के लंबे अनुभव ने उस दुस्साहसी को बचा लिया।